बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 19 मुलाहिदा फरमाएं। हम सिर्फ 8-10 मिनट के अंदर नारपुर में थे। जिस वक्त मैं हवेली पहुंचा और जीप से निकलकर हवेली के मेन गेट की तरफ भागा, मुझे नगीना कहीं नजर नहीं आई। मुझे यही लगा वो हमसे पहले जीप से निकल गई थी। गूंगे मुख्तार ने गेट पर खड़े 2 बंदों को गोलियां मारी। वह खंजर लेकर अंदर घुस गया। उसके बाद जो कुछ हुआ आपको पता ही है। रुस्तम ने चलने में तवक्कुफ किया, फिर गंभीर लहजे में कहने लगा, मेरी तो खुद समझ में नहीं आया बीबी। जो बातें मालूम हुई हैं उनसे ये पता चला है कि नगीना को उसी वक्त गोली लग गई थी जब वो मेरी तरफ आने के लिए हवेली से भाग रही थी। अभी वो मेन गेट से निकली थी कि पहरेदारों ने उसे देख लिया। उन्होंने उसे ललकारा और रुकने का कहा। वो नहीं रुकी। पहरेदारों ने पीछे से गोली चला दी। ये गोली उसका सीना फाड़ कर निकल गई। उसकी जली हुई लाश भी हवेली के अंदर से मिली है। रुस्तम चुप हो गया। रात भी खामोश थी और रात के सन्नाटे में हर शय भी जैसे किसी गहरे मुराकबे में चली गई थी। तारीकी के पेश मंदिर में खिड़की के पट आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। शानी के सामने जो शख्स खड़ा था वो अम्मा हजन सियानी के बकौल आशिक सादिक था और शानी खुद सर झुकाए हैरत के समंदर में गर्क थी। तीसरे रोज रात के वक्त हवालदार के घर में ही शानी और रुस्तम आमने सामने बैठे थे। शानी ने नहाकर हवालदार की बीवी के कपड़े पहने। ये कपड़े उसे काफी खुले थे, फिर भी अच्छे लग रहे थे। उसके बाल बगैर कंघी के भी संवरे संवरे नजर आते थे और जूड़े की शक्ल में बंधे हुए थे। एक कलाई पर चूड़ी लगने के जख्म थे जो अब मंदिमिल हो रहे थे। दूसरी कलाई पर एक नील का मदम निशान अब भी नजर आ रहा था। ये निशान मैर के हुक्के की बेरहम नय का था। रुस्तम ने सफेद शलवार कमीज पहनी हुई थी। पाँव में नुसवारी गुरगाबी थी। उसकी दाढ़ी के बाल नर्म और चमकीले थे। दोनों अपनी अपनी सोच में गुम थे। मादी के चंद दिन जैसे एक तिलिस्मी धुंधलके में लिपटे हुए थे। उस धुंधलके में लिपटा हुआ वो मंजिर, वो भयानक मंजिर शानी को बार बार याद आ रहा था जब हवेली के अंदर वो अकबरे की गिरफ्त में थी और कोबरा सांप का मुंह उसके जिस्म से चंद इंच के फासले पर था। तो क्या वह वाकई उस कोबरे का जहर उसके अंदर उतारा जाना था? क्या वाकई ऐसा फैसला हो चुका था? उसे सांप से डसवा कर फुलवारी में फेंक दिया जाता तो फखर और बाबू वगैरह को यह बावर कराना बहुत आसान था कि वो फुलवारी में से घुसने की वजह से सांप का शिकार हुई है। इस सूरत-ए-हाल के लिए जमीन तो वो लोग पहले ही तैयार कर चुके थे। बैर कम अज कम 2 बार शानी पर फुलवारी में घुसने का इल्जाम लगा चुका था। कोबरे की दुम की खौफनाक सरसराहट और उसके खुले जबड़े का तस्वुर शानी को पसीने में तर बतर करने लगा। उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। रुस्तम ने खनकार कर शानी को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और बोला, बीबी हम ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकते। पुलिस मेयर की हवेली पर हमला करने वालों को ढूंढ रही है और मैं तो पहले ही नारपुर वालों की नजर में बहुत खटकता हूँ। फिर क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? शानी ने पूछा। मैं कहीं भी चला जाऊंगा। आजाद इलाके में कई दोस्त है। 4-6 माह वहां गुजार दूंगा, फिर आइंदा का सोचूंगा। मुझे असल फिक्र तो आपकी है। मेरी फिक्र ना करो। लेकिन आप कहाँ जाएंगी? अभी तुम मुझे किसी तरह गुजरात पहुंचा दो। वहां शायद टाउन में मेरी एक रिश्तेदार हैं। 2-3 दिन वहां रहूंगी। इसी दौरान में कुछ न कुछ सोच लूंगी। वो चंद में खामोश रहा, फिर आर्जदगी से बोला, मैं आपके बारे में बहुत सोचता रहूंगा। क्यों सोचते रहोगे? शानी ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शायद मैं ऐसा करने पर मजबूर हूँ। रुस्तम के लहजे में बेसाख्तगी थी। चंद सेकंड तक गंभीर खामोशी तारी रही। तब शानी ने कहा, रुस्तम तुमसे एक बात कहूँ? हाँ बीबी। तुम बहुत अजीब शख्स हो। मुझसे अजीब मेरी सोचें हैं। वो सर झुकाते हुए बोला, तुम जानते हो ऐसी सोचों का अंजाम मायूसी के सिवा और कुछ नहीं होता। मैं सब जानता हूँ लेकिन फिर भी मजबूर हूँ। इतना मजबूर कि आप सोच भी नहीं सकती। वो रवां लहजे में बोला। शानी की आंखों के नाजुक किनारे शुरू हो गए। तुम ऐसा क्यों करते हो? क्यों अपने साथ मुझे भी? वो कहते कहते एकदम चुप हो गई। शायद उसे एहसास हो गया था कि वो एक बहुत बड़ी बात कहने जा रही है। अगर वो फिक्र मुकम्मल कर देती, कह देती कि क्यों अपने साथ मुझे भी कांटों में घसीट रहे हो, तो ये उसकी शदीद अंदरूनी बेकली का इजहार होता, जिसका इजहार किसी तौर भी मुनासिब नहीं था। लेकिन क्या वो वाकई इस फिक्रे को छुपाने में कामयाब हो गई थी? उसने एक नजर रुस्तम के चेहरे की तरफ देखा। नहीं, वो नहीं हुई थी। उसकी अधूरी बात खुद ब खुद मुकम्मल हो गई थी और इस मुकम्मल बात का अक्स रुस्तम के चेहरे पर नजर आने लगा था। हाँ, बात मुकम्मल हो गई थी और सबूत ये था कि रुस्तम की दोनों पलकों पर 2 आंसू लरसने लगे थे। वो तेजी से मुड़ी और आंधी की तरह कमरे में दाखिल हो गई। अपने पीछे उसने दरवाजा एक धमाके से बंद किया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। कोई बेकुव्वत बेपनाह कशिश से उसे खींच रही थी। ये नादीदा कशिश क्या थी? इसका नाम क्या था? इसकी माहियत क्या थी? इसका वजूद क्यों था? अनगिनत सवालात थे मगर जवाब कोई नहीं था। ठीक 2 घंटे बाद वो लोग हवालदार के गांव से गुजरांवाले के लिए रवाना हुए। हवालदार के छोटे भाई के पास एक सुजुकी पिकअप मौजूद थी जिस पर वो गांव से दूध शहर तक पहुंचाता था। हवालदार वाला ने भाई से ये पिकअप मुस्तार ले ली। अब वो उन्हें इस पिकअप पर लेकर जा रहा था। प्रोग्राम के मुताबिक शानी को गुजरात उतरना था जबकि रुस्तम को सराय आलमगीर पहुंचना था। सराय आलमगीर से उसे बदरिया बस पेशावर रवाना होना था। पेशावर से आगे करम एजेंसी का आजाद इलाका उसकी मंजिल था।
हवालदार रजा वाला ने पिकअप के पिछले हिस्से में कुछ घरेलू सामान इस तरह सेट किया कि बजाय पिकअप के अकब में सिर्फ सामान ही नजर आ रहा था। इस सामान से आगे करीबन 2.5 फुट चौड़ी 4.5 फुट लंबी जगह खाली थी। यहाँ एक गद्दे पर शानी और रुस्तम बैठे हुए थे। वो लोग रात को तकरीबन 11 बजे रवाना हुए। पिकअप की हालत अच्छी थी। पहले कच्चे रास्ते का सफर, फिर नीम पुख्ता सफर और आखिर में वो पक्की सड़क पर आ गए जो 1 घंटे के अंदर उन्हें गुजरांवाला पहुंचाने वाली थी। दोनों मुकम्मल खामोशी के साथ सफर कर रहे थे, लेकिन उनके जहन खामोश नहीं थे। वो अपने अपने तौर पर मसरूफ थे। मादी करीब के अनदोनाक वाकयात एक फिल्म की तरह शानी की आंखों के सामने गुजर रहे थे। कितना कुछ हो गया था और कितनी जल्दी हो गया था। इसकी शादी हुई, इसके प्यारे चाचा मुश्ताक इंतकाम की भीड़ चढ़े। उसका जान से प्यारा भाई हमेशा के लिए जुदा हुआ, फिर बाप भी जुदा हो गया, और अब वो भी नहीं थे जिन्होंने शानी की जिंदगी को जहर आलूद किया था। फाखर अपने किरदार पर पेशिमा होने के बाद और खुद को नए सांचे में डालने के बाद भी बगावत अमल से बच नहीं सका था। और मैर जो इंसान के रूप में एक सांप था, वो भी अपने संपूलियत समेत खाकस्तर हो चुका था। कहते हैं कि कुछ सांप अपने बच्चों को भी खा जाते हैं। शायद महर भी उसी नस्ल का सांप था। दुश्मनी का जहर उसके रगों पे में सराइज कर चुका था कि उसने अपने पोते को भी इंतकाम की राह में रुकावट नहीं बनने दिया और अपने हाथों से उसे भी मार दिया। फाखर के आखिरी दिन शानी को याद थे। शानी पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ने के बाद फाखर की इंसानियत उसके अंदर से नमूदार हुई। शानी की आइजी, साबित कदमी और गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त ने फाखर जैसे पत्थर पर गुदाज पैदा कर दिया था और उसे झुकने पर मजबूर कर दिया था। वो शानी के सच्चे इल्तफात के लिए यूं तड़पा था कि उसकी सारी आन बान शानी के कदमों में निछावर हो गई थी। खानारपुर जीत कर भी हार गया था और रंग वाली हार कर भी जीत गई थी। शानी इन वाकयात के बारे में सोचती रही और इसकी आंखों से आंसू रिसते रहे। तब इसका ध्यान एक बार फिर नगीना की तरफ चला गया। नगीना का ख्याल आती इसरार और तहय्युर की एक नाकाबिले बयान लहर शानी के रगों पैर में फैल जाती थी। उसे उस इसरार का हर लम्हा याद था। वो क्या मुअम्मा था? क्या वो पहली थी? वो कई दिन गुजरने के बावजूद समझ नहीं पाई थी। वो ज्यादा सोचती थी तो जहन मऊफ हो जाता। वो तन्हाई से घबराकर हवालदार की बीवी या रुस्तम के पास चली जाती थी। ऐसे में उसका दिल बेपनाह तेजी से धड़कता था। क्या वो जागती आंखों का ख्वाब था? अगर ऐसा था तो फिर यही जागता ख्वाब रुस्तम को क्यों नजर आया था? वो जिस हुलिये और जिस अंदाज में रुस्तम को दिखाई दी, बेईन उसी हुलिये और उसी अंदाज में शानी से भी मिली थी। उसने जो बातें रुस्तम से की, उन्हीं बातों का अक्स शानी के साथ होने वाली गुफ्तगू में नजर आता था। बेशक जब शानी ने उसे देखा, शानी गुनूदगी में थी। रुस्तम ने भी उसे नींद से बेदार होकर गुनूदगी की हालत में देखा था, लेकिन रुस्तम की गुनूदगी तादेर नहीं रही थी। वो तो नगीना के साथ जीप में बैठा कई मील का सफर करके नारपुर पहुंचा था। इसी दौरान में वो इसके अकब में बैठी बातें करती रही थी। शानी ना समझ बच्ची नहीं थी। वो हकीकत और वायमे का फर्क जानती थी। वो ख्वाबीदा कैफियत में जरूर थी, मगर इसकी आवाज तो इसके काबू में थी। वो दीवानगी का शिकार भी नहीं थी। वो जानती थी इसने नगीना को देखा है, उसका लम्स महसूस किया है और उससे बातें की हैं। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब नगीना को मरे हुए 2 दिन हो चुके हैं। रुस्तम की आवाज ने शानी को परेशान ख्यालों से चौंकाया। वो पिकअप के अंदर उससे सिर्फ 1.5-2 फुट की दूरी पर मौजूद था। बीबी, हम गुजरात पहुंचने वाले हैं। शानी चौंक गई। एकदम उसे झटका सा लगा। सोचों में 1.5-2 घंटे गुजर गए थे। वो दो रहा करीब आ रहा था जहां से उन्हें जुदा होना था। फिर शायद जिंदगी में कभी मुलाकात होनी थी या नहीं। शानी कुछ देर सोचती रही। तब उसने कोशिश करके अपने लहजे में ठहराव और सुकून की कैफियत पैदा की और बोली, रुस्तम, मेरी एक बात मानोगे? बीबी, आपकी जबान से निकला हुआ लफ्ज मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। तुम शादी कर लेना, शानी ने अचानक कहा। रुस्तम चौंक कर उसे देखने लगा। अंधेरे के बावजूद शानी को लगा कि रुस्तम का सारा जिस्म सरतापा काम गया है। चलने के तवक्कुफ से उसकी आवाज उभरी, बीबी, इतनी कड़ी सजा क्यों दे रही है मुझे? मैंने आपसे कुछ मांगा तो नहीं? मांगना तो दूर की बात है, मैंने तो आपसे कभी कोई उम्मीद नहीं लगाई। उम्मीद तो वहां होती है जहाँ ख्वाहिश होती है। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मैं तो बस इसी तरह रहना चाहता हूँ जिस तरह हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी बाकी जिंदगी खुद को तुम्हारा गुनाहगार समझती रहूं? ये सोचती रहूं कि मेरी वजह से कोई अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? वो अजीब अंदाज में मुस्कुराया। उसके मोतियों से दांत दीम तारीकी में चमक गए। बीबी, आप इसे जिंदगी बर्बाद करना समझती हैं? आप तो बहुत समझदार हैं बीबी। आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं। यकीन करें, मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ। मेरे दिल के अंदर आपकी जात की वजह से जो रोशनी पैदा हुई है वो दुनिया की कीमती तरीन शय है। नहीं रुस्तम, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम्हें खुद पता नहीं क्या कर रहे हो। तुम सारी जिंदगी कांटों पर गुजारना चाहते हो। किस लिए? किसी सिले की तमन्ना के बगैर इतनी लंबी अजियत कोई नहीं झेल सकता। तुम्हें पता हो या ना हो, पर सिले की तमन्ना तुम्हारे अंदर कहीं गहराई में जरूर होगी। मैं इस तमन्ना का बोझ नहीं उठा सकती। मैं इस ख्याल के साथ नहीं जी सकती कि कोई मेरी वजह से तबाह है। शानी के लहजे में वही फितरी मोहब्बत बोल रही थी जो किसी सी रूह को दुखी नहीं देख सकती थी। यकायक रुस्तम का लहजा गंभीर हो गया। वो बोझल आवाज में बोला, बीबी,
आप अपने और मेरे ताल्लुक की तौहीन कर रही हैं। आप नहीं समझती कि आपके लिए मेरे अंदर क्या है। आप बिल्कुल नहीं समझती अगर मैं ये कह दूं कि मैं आपसे सच्चा और पाक इश्क करता हूं तो एक घिसा पिटा लफ्ज होगा। मेरे अंदर जो कुछ है वो इन लफ्जों से बहुत ऊंचा है। मैं आपको कैसे बताऊं, किस तरह बताऊं कि मैं आपके बगैर भी इतना ही खुश हूं जितना आपके साथ हो सकता हूं। आखिरी लफ्ज कहते कहते रुस्तम के लहजे में लाचारी और बेबसी सी मटाई। शानी ने बेसाख्ता अपने सामने बैठे अनोखे शख्स को देखा। उसके कमगोश चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे सोना किसी भट्टी में पक पक कर कुंदन हो गया हो। इन लम्हों में उसे लगा कि वो इस शख्स को हजारा साल से जानती है, उसके एक एक लफ्ज को, उसकी एक एक अदा को पहचानती है। कौन था ये शख्स? शानी के अब्बा जी कहा करते थे, कभी कभी किसी शख्स को देखकर हमें लगता है कि इसे पहले भी देखा हुआ है, बहुत अच्छी तरह जाना हुआ है, हालांकि हम इससे पहली बार मिल रहे होते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दुनिया में आने से पहले हम सब आलमे अरवा में थे। ये उसी आलम की शनासाइयां हैं जो हमें यहाँ नजर आती हैं। तो क्या इसी कोले खाती पिकअप में उसके सामने बैठा हुआ ये शख्स भी उसी आलम अरवा की शनासाई है? शानी अजीब कर्ब के आलम में सोचने लगी। अचानक पिकअप के दचके रुक गए। ये जीटी रोड थी, आगे पीछे तारीकी थी, बस गाड़ियों की रोशनियां थी जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी और फिर लपक कर उनके पास से गुजरती जा रही थी। क्या हुआ रजा? रुस्तम ने पुकार कर पूछा। लगता है कि बेल्ट टूट गई है। अगले कैबिन से हवालदार रजा की आवाज आई। सेल्फ मार कर देखो। ओ नहीं रुस्तम भाई, अगर टाइमिंग बेल्ट हुई तो इंजन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं, टाइमिंग बेल्ट नहीं है, रुस्तम ने यकीन से कहा। तुम सेल्फ तो मारो। रजा ने 2-4 दफा सेल्फ मारा लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मजबूरन रुस्तम को सामान हटाकर बाहर निकलना पड़ा। शानी वहीं बैठी रही। पिकअप के अगले हिस्से से खटपट की आवाजें आती रही। रुस्तम और रजा खराबी के बारे में बातें कर रहे थे। फिर वो दोनों पिकअप को धकेल कर नशेब में ले गए। पिकअप दरख्तों के दरमियान पहुंचकर रुक गई। सड़क अब कदरे बुलंदी पर 40-50 गज दूर नजर आ रही थी। ये रात का पिछला पहर था, खुनक हवा चल रही थी। रुस्तम ने शानी को बताया कि पिकअप खराब हो गई है, रजा बस पर बैठकर मैकेनिक को लेने जा रहा है। हो खुदाया, कितनी देर लगेगी? शानी ने कहा। ये तो मैकेनिक के आने पर पता चलेगा। 1-1.5 घंटा, शानी ने पूछा। शायद इससे ज्यादा लगता है कि कुदरत को हमारा थोड़ा सा साथ और मंजूर है। फिर वो जरा तवक्कुफ से बोला, मैं इधर बाहर ही बैठता हूँ, आप थक गई होंगी, लेटने की कोशिश करें। नहीं, मैं भी बाहर ही आ जाती हूँ, शानी ने कहा। पता नहीं क्या बात थी, नगीना वाले वाक़े के बाद उसे इंतहाई और तारीकी डराने लगी थी। इसने कभी खिलाफ अकल बातों पर यकीन नहीं किया था। उसकी शख्सियत में गैर मामूली एतमाद और इस्तेहकाम था। अपने खानदान में वो बाइम्मत मशहूर थी और उसकी हिम्मत में यकीनन अब भी कमी वाक़े नहीं हुई थी। लेकिन ये डर और खौफ भी अपनी जगह हकीकत था। रुस्तम ने सामान हटाने में शानी की मदद की और रकू के बल झुककर पिकअप से बाहर निकल आई। दोनों पिकअप के करीब ही खमवार घास पर बैठ गए। चांदनी में यह मंजर बड़ा पुरकशिश लग रहा था। उसके अक्स में कुछ फासले पर एक वसी पानी झिलमिलाता नजर आ रहा था। ये क्या है? शानी ने पूछा। ये जनाब है बीबी। मुख्तसर जवाब के बाद रुस्तम खामोश हो गया। शानी भी खामोश थी। दोनों चुपचाप बैठे रहे। करीबन 200 गज दूर जनाब भी खामोश उनका शरीक रहा और बे आवाज बहता रहा। बुलंदी पर जीटी रोड जाग रही थी। गाड़ियों के तेज रफ्तार टायर तार कोल पर रगड़ खाकर अजीब ड्रौनी आवाज पैदा करते थे। खामोशी तवील होगी तो शानी कुलजन होने लगी। कोई बात करो रुस्तम। रुस्तम ने गहरी सांस लेकर सामने जनाब की तरफ देखा और खोए खोए अंदाज में कहा, बीबी, ये पानी सच्ची मोहब्बतों का गवाह है। सच्ची मोहब्बतें जिनका नाम विछोड़ा होता है। इस पानी में सोनी और मेईवाल डूबे थे ना। शायद इन्हीं कीकरों में कहीं मेईवाल की झोंपड़ी होगी। शायद रात का ऐसा ही पैर होता होगा जब सोनी घड़े पर तैरने के लिए निकलती थी। रुस्तम की बात ने एकदम इर्द गिर्द का मफहूम बदल दिया। चांदनी में चमकता जनाब मुहब्बत का दरिया बन गया। शानी की जमात से सोनी की आवाज टकराने लगी। मेईवाल की सरगोशियां उसके कानों में गूंजने लगी। कुछ अनोखी सी कैफियत महसूस की उसने। वो बोली, रुस्तम, सच्ची मोहब्बतों की कहानियां मैंने भी पढ़ी और सुनी है। उनका अंजाम जुदाई क्यों होता है? बस बीबी, ये कुदरत के काम है। कहते हैं कि जुदाई से इश्क और आशिक हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं। क्या तुम भी ऐसा समझते हो? मेरे समझने या ना समझने से क्या होता है बीबी? मैं तो बस अपने बारे में बता सकता हूँ। मैंने किसी से सच्चा और पाक इश्क किया है। क्या सच्चा और पाक इश्क वो होता है जिसमें प्यार करने वाले एक दूसरे से दूर रहते हैं, कभी मिलते नहीं? नहीं बीबी, अम्मा सियानी कहती थी सच्चा और पाक इश्क वो होता है जिसमें जुदाई और मिलाप का मतलब एक ही हो। ना मिलने से मोहब्बत कम हो, ना विछड़ने से कम हो। अम्मा सियानी कहती थी सच्चे आशिक वैसे तो एक होते नहीं, लेकिन अगर कभी हो जाएं तो एक होकर भी आशिक ही रहते हैं। अगर हीर रांझा मिल भी जाते तो हयाती की आखिरी सांस तक हीर रांझा ही रहते। वो कहती थी प्यार करने वाले का काम बस ये होता है कि वो प्यार करता जाए, बेल और विछोड़े जुदाई के चक्रों में ना पड़े। इसका मतलब है तुम उदास नहीं हो। वो बेसाख्ता कह गई। रुस्तम ने नफी में सर हिलाया। वो हिम्मत करके बोली, तुम्हें मुझसे कोई शिकवा कोई गिला नहीं है? नहीं, रुस्तम ने कहा। और ना कभी होगा? शानी ने पूछा। नहीं बीबी, कभी नहीं। क्या मैं इसी इत्मीनान के साथ यहाँ से जा सकती हूँ कि तुम्हारी तरफ से मुझ पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं है?
हाँ बीबी, आप जा सकती हैं। मैं अपने खून से लिख कर देने को तैयार हूँ, आपसे कोई शिकवा नहीं। आपके तो बस एहसान ही एहसान है। वो कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, लेकिन मैं खुद को आजाद क्यों नहीं महसूस करती, और क्यों मुझे लगता है कि मैं किसी चीज में जकड़ी हुई हूँ, क्यों लगता है ऐसा? उसकी आवाज भर्रा गई। यह आपकी अपनी सोच है बीबी, मैं इसे बदल तो नहीं सकता। वो अजीब लहजे में कहने लगी, तुम नहायत अच्छे हो रुस्तम, बहुत ही अच्छे, लेकिन जितने अच्छे उससे कहीं ज्यादा जालिम हो। वो मैं समझा नहीं बीबी। वो नजर चुरा कर बोला, मेरा ख्याल है कि मैं समझा भी नहीं सकती। उसने गहरी सांस ली और उठकर खड़ी होगी। उसका एहतराम करते हुए रुस्तम भी फौरन उठ गया। जनाब अबू ने मजीद अच्छी तरह नजर आने लगा था। सच्ची मोहब्बतों की कहानी अपने पानियों में समेटे वो बड़ी खामोशी से जुनूब की तरफ बह रहा था। कुछ ही देर बाद रजा एक मोटर रिक्शा पर मैकेनिक को लेकर पहुंच गया। बैटरी से बल्ब के तार जोड़कर मैकेनिक अपने काम में मसरूफ हो गया। रजा और रुस्तम भी उसके पास खड़े हो गए। गैर मुतवक्के तौर पर 5 मिनट के अंदर गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब वो एक बार फिर पिकअप में थे और पिकअप जनाब को पार करके गुजरात की तरफ जा रही थी। शानी रुस्तम दोनों चुप थे। पिकअप में बैठने के बाद इनमें कोई बात नहीं हुई थी। इन आखिरी लम्हों में शानी का चेहरा बिल्कुल सपाट था, मगर जिस तरह पुरसुकून समंदर के दीजे तैल का खेज तूफान उदम मचाते हैं, इसके दिल में भी अजीब रिक्कत अमेज हलचल थी। फिर पिकअप आहिस्ता हुई और चंद हिचकोले खाने के बाद आखिर शब की तारीकी में रुक गई। कैबिन में से रजा की आवाज आई, रुस्तम भाई, अब किस पास से किस तरफ जाना है? रुस्तम ने शानी की तरफ देखा, बीबी किस तरफ जाना है तुम्हें नहीं पता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उसका हर लफ्ज से एक सवाल था। कहाँ हैं हम? बत्ती वाले चौक पर आपकी दाईं तरफ वाली सड़क गुजरात शहर को जाती है, सामने वाली बाईपास की तरफ। शानी के कानों में तूफान का शोर था। इस शोर में से जैसे दगीना की आवाज उभर कर इसकी समाज से टकराई। चौधरानी जी, रुस्तम आपको चाहता तो बहुत है, शायद इतना कि आपके सिर्फ एक हाथ से मुस्कुराहट के लिए सारी दुनिया कुर्बान कर दे, पर आपसे दूर रहकर भी वो दुखी नहीं है। वो बस अपने आप में मस्त है। फिर नगीना ने अम्मा सियाणी के हवाले से एक बात कही थी। अम्मा सियाणी कहा करती थी, ऐसा इश्क किया नहीं जाता, खुद ब खुद हो जाता है। ऐसे इश्क में कुछ लिया नहीं जाता, बस दिया ही जाता है। और जब बंदे का ध्यान देने की तरफ नहीं होता तो अल्लाह सोने का ध्यान देने की तरफ हो जाता है। तो क्या अल्लाह सोने का ध्यान देने की तरफ हो गया था? शानी ने सोचा। वो रुस्तम को कुछ दे रहा था और अपनी अता के लिए शानी को वसीला बना रहा था। क्या वाकई ऐसा हो रहा था? शायद वाकई ऐसा हो रहा था। शानी अपनी गैर मामूली कुव्वत इरादी के बावजूद खुद एक कठपुतली की तरह महसूस कर रही थी। नादीदा हाथ की नादीदा डोरें थी जो उसे अपनी मर्जी में जकड़ रही थी। शाही अमरे रब्बी की डोरें थी। इन लम्हों में उस पर यह इंकशाफ भी हो रहा था कि जिस तरह दोस्ती और दुश्मनी के दरमियान एक बारीक लकीर के सिवा कुछ नहीं होता, उसी तरह जुदाई और मिलाप के दरमियान भी बारीक लकीर ही होती है। चंद घंटे पहले तक वो जिस बात का तसव्वुर नहीं कर सकती थी, वो आपो आप ज़ेन पर वार्द हो रही थी। उसने पलके उठाकर अजीब नजरों से रुस्तम की तरफ देखा। वो भी यकटुक उसे देख रहा था। उसके लंबे बाल रुखसारों पर झूल रहे थे। चांद पिकअप की खिड़की में तस्वीर की तरह साकत था। रुस्तम ने मदम आवाज में अपना सवाल दोहराया, बीबी किस तरफ जाना है? शानी के चेहरे पर सोच की परछाइयां गहरी होती चली गई। कुछ भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। फिर एक थके हारे पैरा की तरह जो खुद को हालात की सरकश लहरों पर छोड़ देता है, शानी ने खुद को वक्त के धारे पर छोड़ दिया। उसने अपनी पलकें झुकाकर लेकिन मुस्तहकम लहजे में कहा, फिलहाल सीधे चलो, फिलहाल सीधे चलो। इन 3 लफ्जों की गूंज जैसे दूर दूर तक फैल गई। जनाब की रेत के जर्रों से लेकर फलक के सितारों तक हर शय ने ये 3 अल्फाज सुने। रुस्तम के चेहरे पर अंदरूनी मुसरत का रंग बिखर गया। शानी अभी जुदा नहीं हो रही थी।